हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, भाग 7 है, समान अध्ययन स्टडी नोट्स। टोटल 18 भाग है इसमें। आज हम भाग नंबर 7 देखेंगे। और 25 जो सेट दिया गया था आपका प्रीवियस ईयर का, तो 25 सेट की 25 क्लास मैंने पहले ही करवा दिया है। वो आप कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे, बहुत ही अच्छा है। और एक्सप्लेनेशन जो है ना, बहुत कुछ टॉपिक का आपका रिकॉल करवा देती है। तो इसीलिए आप अगर आप रिवीजन के तौर पे करना चाहते हैं तो बेस्ट आपको प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। ज्ञान बिंदु 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक के नाम से प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है। वो आप सारे के सारे क्लास कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उसमें करवाया गया है। चलिए भाग नंबर 7 आज देखते हैं। भाग 7 इतिहास संक्षिप्त विश्व इतिहास देखते हैं आज। विश्व इतिहास का कालक्रम, विश्व इतिहास का कालक्रम यानी कि वर्ष और ईस्वी पूर्व यानी घटना, ईसा पूर्व घटना और ईस्वी तक सारा दिया गया है। 776 ईसा पूर्व है ना, यूनान में पहले ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। यूनान में पहले ओलंपिक खेल का आयोजन 776 ईसा पूर्व हुआ था। 753 ईसा पूर्व रोम की स्थापना हुई थी। रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व। 490 ईसा पूर्व यानी बिफोर ईस्वी की बात किया जा रहा है तो मैराथन का युद्ध हुआ था। यूनानियों ने ईरानियों को पराजित किया था। 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पे आक्रमण, हाइडे स्पीच का युद्ध भी हुआ था। हाइडे स्पीच का भी युद्ध हुआ था और सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था 327 से लेकर 26 ईसा पूर्व। 221 ईसा पूर्व सी हुआंग टी चीन का सम्राट बना। सी हुआंग टी चीन का सम्राट बना। चीन के महान दीवार का निर्माण भी पूरा हुआ था 221 ईसा पूर्व। 55 ईसा पूर्व ब्रिटेन पर रोम के शासक जूलियस सीजर का आक्रमण। ब्रिटेन पर रोम के शासक जूलियस सीजर का आक्रमण हुआ था 55 ईसा पूर्व। 44 ईसा पूर्व जो है जूलियस सीजर की ब्रूट्स द्वारा हत्या किया गया था। जूलियस सीजर की ब्रूट्स द्वारा हत्या हुआ था। 4 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था। 4 ईसा पूर्व। 33 ईस्वी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। 43 ईस्वी में रोम ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त की थी। रोम ने ब्रिटेन पे विजय प्राप्त की थी आपको 43 ईस्वी में। 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना गए। मोहम्मद साहब जो है ना, मक्का से मदीना गए। हिजरी युग की भी शुरुआत हुई। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। 800 ईस्वी में शारलेमन को रोम का राजा बनाया गया। शारलेमन को 871 में अल्फ्रेड द ग्रेट ब्रिटेन का शासक बना। अल्फ्रेड द ग्रेट ब्रिटेन का शासक बना 871 ईस्वी में। 899 ईस्वी में अल्फ्रेड द ग्रेट की मौत हुई। अल्फ्रेड द ग्रेट की मौत हुई। 968 ईस्वी में चीन में प्रथम पुस्तक का मुद्रण किया गया। 1215 में मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले सन 1215 में जारी हुआ था। 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले सन 1215 में जारी हुआ। 1280 में रोजर बेकन ने बारूद की खोज की थी। रोजर बेकन ने बारूद की खोज की थी। 1337 से लेकर 1453 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध हुआ। 1348 से लेकर 1350 के बीच में 1348 से लेकर 1350 के बीच में काली मौत यूरोप के सबसे विनाशकारी महामारी 10 करोड़ से अधिक लोगों की भी मौत हुई। 10 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई। 1453 ईस्वी में यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। यूरोप में 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने कैप ऑफ गुड होप से होते हुए समुद्री मार्ग से पूर्व की ओर यात्रा की। कैप ऑफ गुड होप से होते हुए समुद्री मार्ग से पूर्व की और यात्रा की 1488 में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किया गया। 1498 में वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की। आगे देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट ईस्वी दिया गया है। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। 1605 में ब्रिटेन के संसद में धमाका करने का साजिश। 1605 में ब्रिटेन के संसद में धमाका कराने की साजिश हुआ था। 1616 में शेक्सपियर का निधन हुआ। शेक्सपियर का निधन हुआ। 1649 में इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम को फांसी। इंग्लैंड के चार्ल्स प्रथम को फांसी दिया गया 1649 में। 1660 में इंग्लैंड में राजतंत्र का पुनर्स्थापन। इंग्लैंड में राजतंत्र का पुनर्स्थापन का हुआ 1660 में। 1665 में लंदन में प्लेग की महामारी हुई। लंदन में प्लेग की महामारी।
1688 में इंग्लैंड से रक्तहीन क्रांति की शुरुआत हुई। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1688 में। संसदीय शासन का आरंभ हुआ। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति भी हुई। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मिलन हुआ। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मिलन हुआ। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ। 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ। 1770 में जेम्स कुक ने न्यू साउथ वेल्स की खोज की। जेम्स कुक ने न्यू साउथ वेल्स की खोज की 1770 में। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। जॉर्ज वाशिंगटन गठन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1798 में ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच नील नदी का युद्ध हुआ। ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच नील नदी का युद्ध हुआ। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में। 1805 में ट्रेफलगर का युद्ध और नेल्सन की मृत्यु हुई। ट्रेफलगर का युद्ध और नेल्सन की मृत्यु हुई 1805 में। 1815 में वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ। वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन पराजित हुआ। 1821 में सेंट हेलेना में नेपोलियन की मृत्यु 5 मई को हुई। सेंट हेलेना में नेपोलियन की मृत्यु 5 मई को हुई। 1837 में क्या हुआ? रानी विक्टोरिया ब्रिटिश सिंहासन की उत्तराधिकारी बनी। रानी विक्टोरिया ब्रिटिश सिंहासन की उत्तराधिकारी बनी। 1861 में क्या हुआ? तो अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1861 में हुई। अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी बने। अब्राहम लिंकन। 1865 में अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति हुई। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति हुई। 1869 में सुएज नहर का उद्घाटन हुआ। सुएज नहर का। 1896 में एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक का खेल का आयोजन हुआ। एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ? 1896 में। 1904 में रूस और जापान के बीच युद्ध का आरंभ हुआ। 1904 में। 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा रूस जापान द्वारा अंत नॉर्वे स्वीडन से अलग हो गया। 1909 में रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले मनुष्य बने। 1909 में रॉबर्ट पियरी। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति अमेंडेंसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। अमेंडेंसन चीनी क्रांति। 1912 में चीन में गणराज्य स्थापित टाइटैनिक का डूबना। चीन में गणराज्य स्थापित हुआ। टाइटैनिक का डूबना भी हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 में हुआ था। आगे आपको 1517 ईस्वी में यूरोपीय धर्म सुधार की शुरुआत हुई। यूरोपीय धर्म के 1517 में यूरोपीय धर्म सुधार की शुरुआत हुई थी 1517 में। 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ। 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ। 1564 में। 1588 में इंग्लैंड द्वारा अपराजय बेरे के रूप में विख्यात स्पेनिश आर्मादा की हार। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1920 में। 1921 में आयरिश स्वतंत्र राज्य की स्थापना। आयरिश स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी। 1922 में क्या हुआ? तो मुसोलिनी का रोम में पदार्पण और इटली में फासिस्ट पार्टी की सरकार बनी। फासिस्ट पार्टी की सरकार बनी। 1929 में महान आर्थिक मंदी का काल आरंभ हुआ। महान आर्थिक मंदी का काल आरंभ हुआ 1929 में। 1933 में क्या हुआ? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। हमें बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में बना था। 1935 में इटली ने इथोपिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। इटली ने। 1936 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ 1936 में। 1938 में म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1940 में फ्रांस ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। फ्रांस ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इटली द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल भी हुआ। 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। पर्ल हार्बर पर जापान का हमला भी हुआ। चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ। चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भी शामिल हुए 1941 में। 1942 में क्या हुआ? तो 1942 में कह रहा कि मिडवे द्वीप से दूर जापानी नौसेना संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना से पराजित। 1942 में क्या हुआ? तो मिडवे द्वीप से दूर जापानी नौसेना संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना से पराजित मित्र राष्ट्र ने जर्मन सेना को भगाया। 1944 मित्र शक्तियों ने रोम में प्रवेश किया। मित्र शक्तियों ने फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और बुल्गारिया को स्वतंत्र किया। फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और बुल्गारिया को स्वतंत्र किया। 1945 ईस्वी 1945 सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष समर्पण भी किया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत भी हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। 1947 इंडोनेशिया भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इंडोनेशिया भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1948 बर्मा गणतंत्र बना। गांधी जी की हत्या श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। बर्मा गणतंत्र बना और गांधी जी की हत्या श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ। उसके बाद है आपका 1917 ईस्वी। 1917 में रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत करने के लिए रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई थी। रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत करने के लिए रूसी क्रांति बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ पेरिस में। 1949 में जनरल माओ त्से तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की। 1950 में भारतीय गणतंत्र की उद्घोषणा कोरियाई युद्ध आरंभ हुआ। भारतीय गणतंत्र की उद्घोषणा कोरियाई युद्ध भी आरंभ हुआ 1950 में। 1957 स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई। 1961 गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की। 1962 चीन ने भारत पर हमला किया। चीन ने भारत पर हमला किया। 1965 भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। 1966 में आपका ताशकंद समझौता हुआ। बहुत ही भिभिया है टॉपिक ताशकंद समझौता। 1967 में क्या हुआ? तो इजराइल द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य पर आक्रमण आसियान का गठन भी हुआ था। आसियान का मुख्यालय कहाँ जकार्ता। 1969 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा था। 1971 में मजीद रहमान ने बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से पृथक कर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। भारत पाक युद्ध चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 1985 दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी सार्क का स्थापना किया गया 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू या बांग्लादेश? काठमांडू। 1986 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 85 के बताया दिया 85 के सार्क की स्थापना 1985। 1986 चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुआ था आपको यूक्रेन में। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। 1991 कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया गया। कुवैत को। और सोवियत संघ का विघटन हुआ। यूरोपीय देशों ने मॉस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किया। 1999 कारगिल युद्ध हुआ। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई। 2011 में फुकुशिमा डाइजी परमाणु दुर्घटना जो कि जापान में हुआ। फुकुशिमा डाइजी परमाणु दुर्घटना जापान में हुआ। कब हुआ? 2011 ईस्वी में। विश्व की प्राचीन सभ्यता की अगर बात करें तो हमारा पहला टॉपिक है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का प्रारंभ 34 ईसा पूर्व में हुआ। यह सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। इस सभ्यता ने विश्व की अनेक सभ्यताओं को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ। प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी जो अब आधुनिक देश मिस्र है। मिस्र के राजा को फराहो कहा जाता था। फराहो उसे ईश्वर का प्रतिनिधि तथा सूर्य देवता का पुत्र माना जाता था। मिस्रवासियों को मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था यानी पुनर्जीवन। मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों पर रासायनिक द्रव्यों का लेप लगाया जाता था। ऐसे मृतक शरीर को मम्मी कहा जाता था। मम्मी। सामाजिक जीवन में सदाचार का महत्व इसी सभ्यता से प्रसारित हुआ है। मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड में सुरक्षित कर दिया जाता था। पिरामिड में। उसके बाद आपका पिरामिड को बनाने का श्रेय फराहो जोसेफ के वजीर अमहोटेप को है। मतलब किसके द्वारा बनाया गया? तो फराहो जोसेफ के यानी फराहो मतलब राजा जोसेफ के वजीर अमहोटेप को है। कैलेंडर सर्वप्रथम यहीं पर तैयार हुआ था। कैलेंडर सूर्य घड़ी एवं जल घड़ी प्रयोग भी सर्वप्रथम यहीं पे हुआ था। मिस्र ने किया था। मेसोपोटामिया। विज्ञान के क्षेत्र में मिस्रवासी विश्व में अग्रणी समझे जाते हैं। रेखागणित में जितना ज्ञान उन्हें था उतना विश्व के अन्य लोगों को नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यवस्थित विद्यालयों का प्रयोग यहीं हुआ और यहीं से अनंत प्रचलित हुआ। अमहोटेप चतुर्थ मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था। उसे आखनाटन के नाम से भी जाना जाता है।
मेसोपोटामिया की सभ्यता अर्थ नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म इराक के दजला एवं फरात नदियों के मध्य क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। लिखने की कला का शुरुआत इसी सभ्यता से हुआ था। इस सभ्यता के दो प्रमुख देवताओं के नाम समान से एवं अनूठे, समान से अनूठे। मेसोपोटामिया सभ्यता के 3 प्रमुख केंद्र सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया थे। इस सभ्यता का विकास सर्वप्रथम सुमेर प्रदेश में हुआ था। सुमेर प्रदेश में इस सभ्यता में नगर के संरक्षक देवता के लिए नगर में किसी ऊंचे स्थान पर बने चबूतरी पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता था। चबूतरी पे इस मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिगुरत। मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि के अतिरिक्त यह लोग पशुपालन का भी कार्य करते थे। पशुपालन का इस सभ्यता के लोगों ने खगोल शास्त्र, ज्योतिष, गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अधिक प्रगति की थी। सुमेरिया की सभ्यता मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता का ही विकास हुआ था। सुमेरिया के निवासी ने अपनी राजधानी सुमेर बनाई थी और इसी राजधानी के कारण इसी सभ्यता को सुमेरिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सुमेरिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता में राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि समझा जाता था। इतिहासकारों के मतानुसार सुमेरिया की सभ्यता का संस्थापक सारगन प्रथम था। सारगन प्रथम सुमेरियनों ने ही समय मापने के लिए सर्वप्रथम 60 अंक की कल्पना की तथा सर्वप्रथम चंद्र पंचांग का प्रयोग किया गया। चंद्र पंचांग का वृत्त के केंद्र में 360 का अंश कोण बनता है। इस माप की कल्पना भी सर्वप्रथम सुमेर के लोगों ने ही की थी। इस सभ्यता में लेखन कला का आविष्कार विश्व की प्रमुख देन मानी जाती है। इस सभ्यता के लोगों ने जिस लिपि का विकास किया उसे किलाकर लिपि के नाम से जाना जाता है। सुमेरियनों की महत्वपूर्ण देन लेखन कला है। इस सभ्यता के लोगों ने मेहराब, गुंबद और स्तंभ बनाने की कला का ज्ञान विश्व को प्रदान किया। आगे आते हैं आपको बेबीलोनिया की सभ्यता। बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में देखें। सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का भी विकास हुआ। सुमेरियन लोगों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया मतलब सुमेरियन लोगों के द्वारा ही किया गया, उसी के आधार पर बेबीलोन की सभ्यता का भी विकास हुआ। यानी सेम टू सेम मान सकते हैं आप। बेबीलोनिया सभ्यता की राजधानी बेबीलोन थी और यहाँ का प्रसिद्ध शासक हम्बुराबी यानी कि एमोराइट राजवंश जो कि 2124 ईसा पूर्व से लेकर 2081 ईसा पूर्व के बीच में था। हम्बुराबी ने बेबीलोन में 2123 ईसा पूर्व से लेकर 2080 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बेबीलोनिया के शासक हम्बुराबी को प्रथम कानून निर्माता की संज्ञा दी गई। इम्बुराबी ने सर्वप्रथम कानूनों का निर्माण करवाया था और इसके साथ ही साथ उसने इन कानूनों का संग्रह भी करवाया था। कानूनों के निर्माण एवं संग्रह को हम्बुराबी की विधि संहिता कहा जाता है। हम्बुराबी को विश्व का प्रथम कानून निर्माता माना जाता है। हम्बुराबी को विश्व का प्रथम कानून निर्माता माना जाता था। हम्बुराबी के शासनकाल में इस सभ्यता के लोगों ने सुमेरिया की किलाकर लिपि में सुधार करके उसे ही अपना लिया। इतिहासकारों के मतानुसार किलाकर लिपि में 300 शब्द थे। हम्बुराबी की सबसे बड़ी देन कानूनों की संहिता है। निपुण इसका प्रमुख नगर था। धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। लोग बहुदेवादी थे। मांडक सबसे बड़े देवता समझा जाता था। असीरिया की सभ्यता की बात करें तो असीरिया के लोग किसी बाहरी जाति या समूहों से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे मेसोपोटामिया के ही रहने वाले थे। उनके राज्य में असुर देवता राज्य का स्वामी माना जाता था तथा राजा उसके प्रतिनिधि के रूप में भी शासन करता था। असीरिया सभ्यता के सबसे बड़ी देन उसकी शासन प्रणाली है। असीरिया सभ्यता की सबसे बड़ी देन उसकी शासन प्रणाली है। असीरिया का सबसे प्रसिद्ध शासक असीरबेनीपाल था। असीरिया की सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। असीरिया की सभ्यता के लोगों ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। असीरिया की सभ्यता के लोग असुर, मृदक और स्तर की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोगों को औषधियों का ज्ञान बेबीलोनिया से प्राप्त हुआ था और उन्हें औषधियों के क्षेत्र में काफ़ी विकास प्राप्त किया। औषधियों के क्षेत्र में क्या किया तो काफ़ी विकास प्राप्त किया। इस सभ्यता के लोग खगोल शास्त्र के भी ज्ञाता थे, खगोल शास्त्र के, तथा इसके साथ ही उन्हें वनस्पति विज्ञान भी ज्ञान था। इस सभ्यता ने भवन निर्माण कला तथा चित्रकला में काफ़ी उन्नति की। नींव के लिए पक्की ईंटों का तथा दीवारों में भी धूप सुखाई ईंटों का प्रयोग किया जाता था।
चीन की सभ्यता की बात करें तो एशिया महाद्वीप में आज से कई हजार साल पहले एक सभ्यता विकसित हुई जिसे हम चीन की सभ्यता के नाम से जानते हैं। चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह उत्तर में हुआंगहो नदी की घाटी तक एवं वहां से दक्षिण तथा मध्य में यांग नदी की घाटी तक विकसित थी। हुआंगहो नदी को पीले नदी भी कहते हैं, पीले नदी, इसीलिए चीन की प्राथमिक सभ्यता को पीले नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्राचीन चीन में सम्राट शासन तथा धर्म दोनों का प्रधान होता था, जिसे वांग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वांग। प्रारंभ में चीन की सभ्यता के निवासियों में धर्म का विशेष महत्व नहीं था और उस समय पुरोहित भी नहीं होते थे, परंतु उस समय के लोग जिस शक्ति की पूजा करते थे उसे वे लोग संगति के नाम से पुकारते थे। संगति का अर्थ होता था स्वर्ग का देवता। चीन की दीवार विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इस दीवार का निर्माण चीन के सम्राट शी हांगटी ने करवाया था। चीन की सभ्यता भी लिपि चित्रात्मक थी। चीन की सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी जिससे बहुत सारे चिन्ह विद्यमान थे और इसी कारण वश इस भाषा को सीखना अत्यंत ही कठिन था। सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहासकार था। सुमाचीन चीन के निवासियों को ज्योतिष के बारे में भी काफ़ी जानकारियां थी और उन्हें ज्योतिष विज्ञान द्वारा चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण कारणों का भी पता लगा लिया था। इसी के अतिरिक्त उन्होंने सौर पंचांग कर भी निर्माण किया। छापे खाने के प्रयोग सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ये बहुत तरह पूछा गया, ये 10th में भी पढ़े होंगे आप। कागज बनाने कला की उत्पत्ति चीन में हुई थी और इसके अतिरिक्त ताश के पत्ते भी चीन की सभ्यता के ही देन है। ताश के पत्ते कुतुबनुमा एक विशेष प्रकार का यंत्र है जिसका प्रयोग रूप से समुद्री यात्रा के दौरान दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। कुतुबनुमा का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। आप देखते हैं नोट क्या है। नोट कागजी मुद्रा का आविष्कार था। बैंकिंग प्रणाली का आरंभ चीन में हुआ था, चीन ही में हुआ था। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई? तो चीन में हुई थी। बारूद का आविष्कार भी कहाँ पे हुआ? तो चीन में हुआ था। पेय पदार्थ के रूप में चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में ही प्रारंभ हुआ था। भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ का आविष्कार चीन के निवासी ने ही किया था। रेशम के हल्के वस्त्रों का निर्माण एवं प्रयोग सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। शी हांगटी लगभग 247 ईसा पूर्व ने समस्त चीन को एक राजनीतिक सूत्र से आबाद किया था। दार्शनिक कन्फ्यूशियन 551 ईसा पूर्व से लेकर 479 ईसा पूर्व को कुंग-जू या ऋषि कुंग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पुक्छल तारा सर्वप्रथम चीन में 240 ईसा पूर्व में देखा गया था। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार चीन में ही हुआ था। चीन के लोगों ने सर्वप्रथम यह पता लगाया था कि वर्ष में 365.1/4 दिन होते हैं। चीन के लोगों ने ही लगाया था यह पता। अब आते हैं आपका एक और महत्वपूर्ण टॉपिक यानी यूनान के सभ्यता के बारे में देखते हैं। यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यूरोपीय सभ्यता का क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। क्रीट की यूनान को हेल्स भी कहा जाता था, इसीलिए उसकी पुरानी सभ्यता हेलेनिक सभ्यता भी कहलाती है। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यूनान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। विभिन्न नगर राज्यों में स्पार्टा और एथेंस अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली थे। स्पार्टा सैन्य तंत्रात्मक राज्य था तथा एथेंस में गणतंत्रात्मक पद्धति 600 ईसा पूर्व का विकास हुआ था। 600 ईसा पूर्व जिस युग में महान कवि होमर ने अपने 2 महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी की रचना की उसे होमर युग कहा जाता था। क्या? तो होमर युग कहा जाता है। सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु प्राचीन यूनान के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। पेरिक्लिस 469 ईसा पूर्व से लेकर 429 ईसा पूर्व का युग यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग था। 490 ईसा पूर्व में फारस के राजा यूनान पर आक्रमण कर दिया था। फारस का राजा जो 448 ईसा पूर्व तक चलता रहा। क्रीट की राजधानी नासोस थी। क्रीट की राजधानी। अब आते हैं आपके रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता का विकास यूनानी सभ्यता के अपकर्ष के बाद हुआ था। यह यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी। रोमन सभ्यता का केंद्र रोम नामक नगर था जो इटली में स्थित है। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य का बिना ताज का बादशाह था। इसकी गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में की जाती है। ऑगस्टस का काल 31 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईसा पूर्व
तक था, रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल माना जाता है। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना रोमन सभ्यता की देन है। रोमन दर्शन एवं धर्म ने विश्व सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। जहाँ तक धर्म का संबंध है, ईसाई धर्म का प्रसार रोम की ही देन है ईसाई धर्म। आगे आपका आता है रोम की राष्ट्रभाषा लैटिन की महत्ता उसके विस्तृत प्रभाव से स्पष्ट परिलक्षित होती है। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का जो स्वरूप आज उपलब्ध है वो लैटिन भाषा का ही देन है। रोम एवं कार्थेज के बीच 264 ईसा पूर्व से लेकर 146 ईसा पूर्व एक शताब्दी से अधिक तक संघर्ष चला। इसी बीच 3 भीषण युद्ध हुए। इन युद्धों को प्यूनिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में रोम की विजय हुई थी। इटली में एक उन्नत सभ्यता को विकसित कराने का श्रेय एट्रेक्स्कन नामक एक अनार्य जाति को है। सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता में से एक है। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। यहाँ से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही रहता है। C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति से सिंधु सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सिंधु नदी घाटी में इस सभ्यता का जन्म होने के कारण इसे सिंध घाटी की सभ्यता अथवा संगम सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पर प्राप्त हुई है और इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का उत्खनन किया। राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में मोहनजोदारो नामक स्थान पर खुदाई कराई। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में परिवार समाज की मूल इकाई थी और परिवार मातृसत्तात्मक होते थे। लिपि भावचित्रात्मक वेयोस्ट्रोफेंडन यानी गौमूत्रिका लेखन शैली थे। इस सभ्यता के लोग अपने खाने में गेहूं चावल के साथ कई फलों एवं दूध दही का प्रयोग करते थे। मांसाहारी खाने के लोग भेड़ बकरी मछली सुअर तथा मुर्गी आदि का मांस खाते थे। मनोरंजन के साधनों में शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाना, चौपर और पासा खेलना आदि प्रमुख थे। सिंधवासियों का मुख्य पेशा कृषि कार्य था। यहाँ के लोग प्रमुख रूप से गेहूं जौ बाजरा की खेती करते थे। धान की खेती में साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। कपास खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने की थी। इस सभ्यता के लोग गाय भैंस बैल भेड़ सुअर कुत्ता बकरी आदि पशुओं का पालन किया करते थे। हड़प्पावासी मूर्ति पूजक थे। मोहनजोदारो की खुदाई से एक पशुपति शिव की मूर्ति मिली है जो सिंधु सभ्यता में शिव पूजा को प्रमाणित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग एवं योनि पूजा की जाती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधुवासी प्रकृति की प्रजनन शक्ति की उपासना करते होंगे। हड़प्पावासी अंधविश्वास व जादू टोने पर भी विश्वास रखते थे। इस सभ्यता में कई प्रकार के ताबीज माला प्राप्त हुए हैं जो इस बात की पुष्टि करता है। अब आते हैं माया सभ्यता। माया सभ्यता क्या है? माया सभ्यता नाम सुने होंगे। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, सेल्वाडोर, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थित थे। जहां पर आज मेक्सिको का युकाटन नामक स्थान है, वहां किसी जमाने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मेसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का आरंभ 1500 ईसा पूर्व में हुआ। इस सभ्यता यानी कि यह सभ्यता 300 ईस्वी से 900 ईस्वी के दौरान अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंची। यद्यपि माया सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ, किंतु इसका पतन 10वीं शताब्दी में आरंभ हो गया था। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिषी और लेखन आदि के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल थे। यहाँ कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। माया सभ्यता के लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनका खगोलीय ज्ञान था। उन्होंने विभिन्न घटनाओं, धार्मिक त्यौहार और जन्म मरण संबंधित बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर बनाया था। उन्हें ग्रहों और नक्षत्रों की गतियों का ज्ञान था। वेधशालाओं से उनका अध्ययन करते थे। उन लोगों ने सौर पंचांग का निर्माण किया था। यह 365 दिन का होता था। वे शुक्र यानी वेनस की गतिविधि से भी परिचित थे। एज़टेक और इनका लोगों के समान माया भी आकाशीय और स्थलीय चक्रों के आधार पर अपने धार्मिक अनुष्ठान करते थे। माया पुरोहित इन चक्रों का अध्ययन कर भविष्यवाणी करते थे। माया पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। सूर्य और मक्का देवता भी आराधना मुख्य रूप से ही की जाते थे। माया लोक के मुख्य कृषि उत्पाद मक्का था। देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देने की प्रथा प्रचलित थी। माया सभ्यता के लोग
की मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीखें खत्म होती है तो धरती पर प्रलय आता है और नए युग की शुरुआत होती है। 21 दिसंबर 2012 को दुनिया के अंत होने की भविष्यवाणी भी इसी माया कैलेंडर ने दी थी, लेकिन यह गलत साबित हुई थी। 21 दिसंबर 2012 को विश्व के प्रमुख आंदोलन एवं महान क्रांति की बात करें तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता था फिर से जागना। पुनर्जागरण यूरोप में मध्यकाल में आए एक सांस्कृतिक आंदोलन को कहते हैं। यह आंदोलन इटली से आरंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया। इस आंदोलन का समय 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस आंदोलन में परंपरागत स्रोत मुख्यतः लैटिन एवं ग्रीक से ज्ञानार्जन ने जोर पकड़ा। शिक्षा में क्रमशः किंतु सर्वव्यापी सुधार हुआ, जिसमें लोगों की संसार के चीज़ों की समझ में आमूल परिवर्तन आया। यूरोप में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ इसी समय से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। बीजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनिया का पतन पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली के बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। टस्कन में दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था और इसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। द प्रिंस के रचयिता मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कालांतरों की कृतियों में मिलती है। यह कलाकार है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेला और राफेल। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता लियोनार्डो दा विंची है। चित्रकार के अलावा मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं कवि और गायक थे। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली जेकब बर्कहट की रचना ये बहुत तरह पूछा गया है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक प्रयोग का जन्मदाता जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। जियाटो को कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा जर्मनी के केपलर ने इसकी पुष्टि की थी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। गैलीलियो ने धर्म सुधार आंदोलन, आगे आपका धर्म सुधार आंदोलन। यूरोपीय धर्म सुधार 16वीं शताब्दी के उस महान आंदोलन को कहते हैं जिनके फलस्वरूप पाश्चात्य ईसाइयों की एकता छिन्न भिन्न हुई। प्रोटेस्टेंट धर्म का भी उदय हुआ। प्रोटेस्टेंट धार्मिक जीवन में यूरोपीय पुनर्जागरण के प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आए। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छत्र साम्राज्य था। सारा समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के मूल स्वरूप के लिए कोई चुनौती नहीं थी। विरोध केवल व्यवहार और कार्यान्वयन का था। किसी ने ईसा मसीह, बाइबिल आदि से अनास्था प्रकट नहीं की थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। जर्मनी का मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक था। इससे बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। जॉन विकिल्प को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता था। इसके अनुयायी लोडार्ड्स कहलाते थे। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप यूरोप में कैथोलिक संप्रदाय के साथ साथ लूथर संप्रदाय यानी कैल्विन संप्रदाय, एंग्लिकन संप्रदाय और प्रेस्बिटेरियन संप्रदाय प्रचलित हो गया। धर्म सुधार आंदोलन ने कैथोलिक चर्च की बुराइयों को उजागर करते हुए एक नए संप्रदाय यानी प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया और तब कैथोलिक चर्च ने आत्मनिरीक्षण के क्रम में प्रति धर्म सुधार आंदोलन चलाया। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की बात करें जो कि 1688 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? जेम्स द्वितीय थे। गौरव क्रांति हुई 1688 में। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय शासक बना। जेम्स द्वितीय वह देवीय सिद्धांतों में विश्वास करता था निरंकुश था। इसी कारण से उसको शासनकाल में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। यह क्रांति महान क्रांति, रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति आदि के नाम से जानी जाती है। सप्तवर्षीय युद्ध बहुत बार पूछा गया। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुई थी 1756 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था।
इस क्रांति को रक्तहीन क्रांति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्रांति रक्त की एक बूंद गिराए बिना तथा बिना किसी युद्ध के समाप्त हुए थे। इस क्रांति के बाद राजा और ब्रिटिश संसद का संघर्ष समाप्त हो गया तथा संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में संवैधानिक राजशाही की स्थापना हुई थी और राजाओं की अवैध और मनमानी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। किस क्रांति के बाद? तो गुलाबों का युद्ध के बाद। इंग्लैंड में वर्ष 1642 ईस्वी से लेकर 1649 ईस्वी तक सप्तवर्षीय यानी गृह युद्ध हुआ था। गृह युद्ध से यह युद्ध के बाद चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई तथा चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया गया। चार्ल्स द्वितीय की निरंकुशता से जनमत उसके विरुद्ध हो गए थे। जनमत यानी जनता। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह सिलसिला ब्रिटेन से आरंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनरी के साथ साथ आरंभ हुआ। इसके साथ ही लोहा बनाने की तकनीक आई और शोधित कोयले का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। इन आविष्कारों के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे गांव, शहरों में गृह उद्योग कारखाने तथा पगडंडियों चौड़ी सड़कें में बदल गई। सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 ईस्वी में ब्रेंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सली कैनाल तक नहर बनाई थी। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेसन ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए बल्चर नामक रेल इंजन का प्रयोग किया था। बल्चर नामक पुराने कृषि यंत्र के स्थान पर इस्पात की हल, ड्रेंज ड्रिल इत्यादि का प्रयोग होने लगा जिसमें उपज बढ़ी थी। इस औद्योगिक क्रांति से उत्पादन पद्धति गहरे रूप से प्रभावित हुई। श्रम के क्षेत्र में मानव का स्थान मशीन ने ले लिया। इस क्रांति से किसी वर्ग को पूंजी जमा करने और शोषण करने का मौका मिला तो शोषित वर्ग को उस शोषण चक्र से मुक्ति के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने पड़े। फलतः श्रमिक आंदोलन का भी जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कार की बात करें तो वाष्प इंजन हुआ था। आविष्कारक और वर्ष। वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था आपको 1769 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था 1815 ईस्वी में। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। आर्कराइट ने 1767 ईस्वी में। पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था 1785 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था 1765 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी की घटना थी। बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज से चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया गया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में उपनिवेशवासियों की बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा स्वीकार कर ली गई। अतः आज भी 4 जुलाई को अमेरिकी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन द्वारा उत्तरी अमेरिका के 13 संयुक्त उपनिवेशों को स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। जेम्स प्रथम के शासनकाल में अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली गई। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के इतिहास में एक नए मोड़ लिया। उसने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राज्यों की भावी स्वतंत्रता के लिए एक पद्धति तैयार कर दी। अमेरिकी क्रांति का प्रभाव आयरलैंड एवं कुछ अंशों में भारत में भी पड़ा। 15वीं शताब्दी 1492 ईस्वी के अंत में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। ब्रिटिश सरकार के शोषण का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र यानी स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की थी। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। दक्षिणी राज्य दास्तां के समर्थक एवं उत्तरी राज्य के उसके विरोधी थे। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई थी। 26 मई 1865 को
1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विलिकिंस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी को कर दी थी। 14 अप्रैल 1865 को। फ्रांस की राजक्रांति की बात करें, फ्रांस की राज्य लुई 16वें के शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत सामाजिक समानता, सामंतीय विशेषाधिकारों का अंत, निरंकुश तथा भ्रष्ट प्रशासन में सुधार, न्याय तथा करों में समानता पाने के लिए की गई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कनाडा फ्रांस की राजक्रांति की ही देन है। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के जेल में फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिक का महत्वपूर्ण योगदान था। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, इनका ही कथन था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो रूसो की। मैं राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का है। इन्हें देशद्रोह के अपराध में फांसी हुआ था। विधि की आत्मा मोंटेस्क्यू की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। फ्रांस में कई वर्षों की क्रांति हुई। अशांति एवं अव्यवस्था के पश्चात एक निरंकुश शासक के रूप में नेपोलियन का उदय हुआ, जिसने न केवल फ्रांस अपितु पूरे यूरोप को प्रभावित किया था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी ऑजिसिया में हुआ था। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो पेशे से वकील थे। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक एकेडमी में शिक्षा प्राप्त की। 1799 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया तथा स्वयं प्रथम काउंसिल बना। इस काउंसिल ने फ्रांस के नए संविधान की रचना की थी। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट एक अन्य नाम से लिटिल कार्पोल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। 1789 ईस्वी की फ्रेंच की क्रांति के महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। 1789 की फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह करवाया, जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं फ्रांस यानी नेपोलियन के बीच टॉफलर का युद्ध हुआ था। यूरोपीय राष्ट्र ने एकजुट होकर 1813 ईस्वी में लेपजिंग के मैदान में नेपोलियन को हराया था। लेपजिंग के मैदान में 18 जून 1815 को। वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्र की सेना ने नेपोलियन को पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1821 में 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा। प्रथम पादरी, द्वितीय अभिजात वर्ग, तृतीय देश के 90% जनता थी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कनाडा फ्रांस की राजक्रांति की नारा है। फ्रांस की राजक्रांति का नारा है। इटली का एकीकरण। इतावली एकीकरण, जिसे इतावली भाषा में इन रिसोर्स जमीनता कहते हैं, 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान था। इस अभियान ने इतावली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित करके एक इतावली राष्ट्र बना दिया। 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था, जिसमें सबसे शक्तिशाली सार्डिनिया पोर्टमेंट का राज्य था। ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इटली में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को है। एकीकरण के प्रथम चरण में से काबूल ने फ्रांस की सहायता से 1858 ईस्वी में ऑस्ट्रिया को पराजित कर लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त किया था। ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध के समय ही परमा, टक्सनी, मोडेना आदि राज्यों ने जनमत संग्रह के आधार पर अपने को सार्डिनिया में मिला लिया था। कहाँ पे? तो सार्डिनिया में मिला लिया था। सार्डिनिया में। यह एकीकरण का द्वितीय चरण था। एकीकरण के तृतीय चरण का श्रेय गैरिबाल्डी को दिया जाता है। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। बहुत पूछा गया कि लाल कुर्ती सेना के जनक कौन थे? तो गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी को इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय मेज़नी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। गिबर्टी ने कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर काबूल ने इटली समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। तृतीय चरण में गैरिबाल्डी ने सिसिली को जीत लिया। उसके बाद नेपल्स के राजमहल में विक्टर इमैनुएल को संयुक्त इटली का शासक घोषित किया गया। पिडमोंट सार्डिनिया का नाम बदलकर इटली का राज कर दिया गया। 1870 ईस्वी में पर्सा एवं फ्रांस के बीच युद्ध का
लाभ उठाकर रोम पर अधिकार करके उसे इटली की राजधानी बनाया गया। यह एकीकरण का चतुर्थ एवं अंतिम चरण था। अब आगे आते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्य यानी पर्सा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य व जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। यह इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जर्मनी का एकीकरण है। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय प्राप्त है। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। नेपोलियन को जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का श्रेय प्राप्त है। नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 29 राज्यों की एक संघ बनाया जो राइन संघ कहा जाता था। 1862 में बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर नियुक्त किया गया। 1862 में बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। 1864 ईस्वी में सेल्जविंग तथा हॉलस्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ। डेनमार्क पराजित हुआ। दोनों के बीच गोस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुई थी। सेरोजोवा की युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सेरोजोवा के युद्ध में 1866 में 23 अगस्त 1866 ईस्वी के प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संधि में शामिल हुआ था। एकीकरण के अंतिम चरण में पर्सा एवं फ्रांस के बीच सेडॉन का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। 15 जुलाई 1870 को इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। 10 मई 1871 को फ्रांस और पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। पर्सा का राजा विलियम प्रथम जर्मन सम्राट बना। उसे कैंसर की उपाधि से विभूषित किया गया। बिस्मार्क लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क ने विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। अब आते हैं आपका रूसी क्रांति में। रूसी क्रांति जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1862 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया था, इसीलिए उसे जार मुक्तिदाता कहा गया जार मुक्तिदाता। उसके बाद है क्या सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। 22 जनवरी 1905 के दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। सन 1917 की रूसी क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस में जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 फरवरी 1917 को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जार की सेना ने विद्रोहियों पर गोली चलाने का इनकार कर दिया। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। इस प्रकार रूस से निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। 1921 में जार निकोलस द्वितीय ने एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। कौन दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। प्लेखानोव को रूसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। प्लेखानोव को याद रखिएगा। यह दल के 2 गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और मनसेविक। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया। इसके नेताओं में लेनिन सर्वप्रथम था। अल्पमत वाला दल मनसेविक कहलाया। इसका प्रमुख नेता करेंसेंकी था। लाल सेना गठन टॉटस्की ने किया था। लाल सेना गठन रूस के शासक को जार कहा जाता था। विश्व इतिहास में पहली बार मजदूर वर्गों के हाथ में शासन सूत्र आया। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स का है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रामी रॉबर्ट ओवन ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 28 जुलाई 1914 को इसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में की गई हत्या थी। ठीक है। यह युद्ध 4 वर्ष अर्थात 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कुल कितने ने? 37 देशों ने भाग लिया था। इस विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 भागों में बांटा था, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल थे, जबकि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और इटली। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस पर आक्रमण किया 1 अगस्त 1914 में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया गया।
इंग्लैंड में 4 अगस्त 1914 ईस्वी को, इंग्लैंड में 4 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 6 अप्रैल 1917 को पूछता है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी ही थे। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। 11 नवंबर 1918 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन थे। बहुत तरह पूछा गया। 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। 27 देशों के नेताओं ने भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई। जर्मनी से युद्ध के हार जाने के रूप में 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई थी। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई थी। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुई थी, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। अब आते हैं आपको चीनी क्रांति। चीनी क्रांति डॉक्टर सनायत सेन को 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर सनायत सेन को क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सनायत सेन का संबंध कहाँ से है, तो आपको याद रखिएगा चीन की क्रांति से। नाम से मत जाइएगा, नाम तो लगता है कि इंडियन है। चीन की क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग राजवंश की समाप्ति हुई और चीन गणतंत्र बना। 1905 ईस्वी में सनायत सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन का अंत करना था। किसका? तो मंचू वंश का। 1912 में सनायत सेन ने तुंगमेंग दल का नाम बदलकर कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। डॉक्टर सनायत सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनके 3 सिद्धांत हैं: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सनायत सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग दल का प्रधान बना। 1925 ईस्वी को हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व मौत्से तुंग ने किया था। चियांग काई शेक साम्यवादियों का विरोधी था। फलतः 1928 ईस्वी में चीन में भयंकर गृहयुद्ध शुरू हुआ, जो 1936 ईस्वी तक चला था। 1936 तक गृहयुद्ध में चियांग काई शेक की हार हुई और फार्मोसा भाग गया। मौत्से तुंग के नेतृत्व में 1949 ईस्वी में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। मौत्से तुंग राष्ट्रपति था। चाउ एन लाई इसके प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार एशिया में एक नए साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। एशिया में एक नए चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। चीन के द्वार खोलने का श्रेय खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन हे था। जॉन हे। इटली में फासिस्टवाद यानी फासिज्म का उदय। इटली में फासिस्टवाद यानी फासिज्म का उदय के बारे में देखें तो फासीवाद यानी फासिज्म शब्द इताली मूल का है। इताली मूल का है। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। किसका? तो मुसोलिनी को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सैनिकों की छटनी से उत्पन्न अराजक स्थिति को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से एक संगठन बनाया, जिसे फासिस्ट कहा जाता है। मुसोलिनी ने पूरी शक्ति से फासिस्ट दल को संगठित किया। मतलब इसके द्वारा किया गया विश्व साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का वाद भी किया गया। इससे उसके प्रति लोगों का समर्थन भी बढ़ा। अक्टूबर 1922 में रोम और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर मुसोलिनी ने आक्रमण किया। 1937 ईस्वी में उसने जापान एवं जर्मनी के साथ साथ रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया। 10 जून 1939 ईस्वी को मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। 28 अप्रैल 1945 ईस्वी में इटली में फासीवाद का अंत माना जाता है। जर्मनी में नाजीवाद का उदय की बात करें। 1864 ईस्वी में सेल्जविंग तथा हॉल्स्टीन के प्रश्न पर जर्मन का डेनमार्क से युद्ध हुआ, जिसमें डेनमार्क पराजित हुआ और दोनों के बीच गैस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुई थी।
बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। विलियम प्रथम ने हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हुआ। हिटलर के नेतृत्व में 1864 में सेल्जविंग तथा हॉल्स्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ था और दोनों के बीच गेस्टिन की संधि 1865 में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था, याद रखिएगा। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हुआ। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गांव यानी 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। 20 अप्रैल 1889 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। इस युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस मिला। युद्धोपरांत वर्साय की संधि से उसे काफी दुख हुआ, मतलब वर्साय की संधि हुआ गया था। उसने जर्मनी वर्क्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। जर्मनी वर्क्स पार्टी की बाद में जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना किया गया। हिटलर 1933 में जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता है। उस समय राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग थे। हिंडेनबर्ग उसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। एक राष्ट्र और एक नेता। हिटलर ने गुप्तचर पुलिस का संगठन किया। गुप्तचर जिसे गोस्टापो कहा जाता है। क्या कहा गया? गोस्टापो। हिटलर की आत्मकथा का नाम माय कैंप है। माय संघर्ष कहिए, माय कैंप है कहिए। पूछा जाता है कि माय कैंप जो है यानी मेरा संघर्ष है किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की आत्मकथा है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को उसने पोलैंड पर आक्रमण किया था। उसकी विस्तारवादी जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। उसकी विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया ही हुआ। हिटलर ने 1945 में आत्महत्या कर दी। 1945 में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बाराबोस कहा गया। ऑपरेशन बाराबोस क्या है कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण क्या कहा गया? तो ऑपरेशन बाराबोस कहा गया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध का तत्कालीन कारण जो है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। 6 वर्षों तक चला द्वितीय विश्व युद्ध। यह युद्ध 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद ही बंद हुआ। के बाद इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। कितने थे? 61। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तथा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान को हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय यानी यूरेनियम 235 नामक परमाणु बम तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर फैटमैन यानी प्लूटोनियम 239 नामक परमाणु बम गिराया था। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, एक और पढ़ लेते हैं। इस विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय यानी कि यूरेनियम 235 नामक परमाणु बम गिराया तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर फैटमैन यानी प्लूटोनियम 239 नामक परमाणु बम गिराया था। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था। जापान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोम्पेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। डेजर्ट फॉक्स। म्यूरिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। म्यूरिख पैक्ट वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। वर्साय की संधि 1919 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय रूस को ही जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इस युद्ध में मित्र राष्ट्र से पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र से पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नोट है, यूरोप में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन है? यूरोप में पराजित होने वाला अंतिम देश है जर्मनी है। यूरोप में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन है? जर्मनी। 8 मई 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिए।
दूसरा है कि एशिया में पराजित होने वाला अंतिम देश, एशिया महादेश में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन है? ये आपको जापान है। 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिए। 15 अगस्त 1945 को ये आत्मसमर्पण कर दिए। और ये आपका भाग नंबर कितना था? भाग था आपका 7, जो कि आज ख़त्म होती है। और 8 से लेके 18 तक अभी भी बची हुई है, तो मिस मत करिएगा। और सभी क्लास आपको ज्ञान बिंदु 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसमें आपको मिल जाएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट में सारे 25 सेट की 25 क्लास तो हो ही गई है ख़त्म। और ये आपको भाग जो है स्टडी समान स्टडी नोट्स ये भी आपका उसी प्लेलिस्ट में ऐड किया जा रहा है। और ये बुक में है ना बहुत कुछ का रिकॉल हो जाता है। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो एक रिवीजन तौर पे आप कर सकते हैं। रिवीजन वाली बैच करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये कर सकते हैं। और टेक्स्ट बुक पढ़िए, साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट जरूर से ज़रूर लगाइए। आज है आपको 11 दिसंबर 2025। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।